नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। आज वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा में पेश किया गया और विपक्ष के हंगामे के बाद बिल को जेपीसी में भेजने का फैसला लिया गया। लेकिन जो खबर निकलकर सामने आई वो ये कि बिल पास होने के बाद 2034 में सभी चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। सवाल यह है कि बिल पास होगा कैसे? विपक्ष विरोध में है, लोकसभा में सरकार के पास 2/3 बहुमत है नहीं। जनहित की आज की ये कवर स्टोरी है। आज मंगलवार का दिन है। संभल में जो मंदिर शनिवार को मिला था वहां 46 साल के बाद मंगला आरती हुई है। सैकड़ों लोग उस आरती को देखने के लिए उसमें शामिल होने पहुंचे, लेकिन संभल का रहस्य अभी भी सुलझा नहीं है। आज फिर एक नई मंदिर के बारे में जानकारी सामने आई है। संभल में कुएं की खोज भी जारी है। जनहित में एक्सक्लूसिव स्टोरी दिखाने वाले हैं। उधर प्रियंका गांधी का झोला सियासत का गोला बन चुका है। कल वाले फिलिस्तीन के झोले की चर्चा अभी थमी भी नहीं कि आज उन्होंने बांग्लादेश वाला झोला लटका लिया। कल मुस्लिम समुदाय को संदेश दिया तो आज हिंदुओं को। प्रियंका के इस पॉलिटिक्स का पोस्टमार्टम करेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में ट्विस्ट अभी बाकी है। 3 दिन बीत चुके हैं लेकिन मंत्रियों का विभाग बटा नहीं है। मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज एनसीपी के छगन भुजबल बागी हो गए हैं। भुजबल ने पार्टी नेतृत्व पर सीधे निशाना साधा है। समर्थक तो अजित पवार के खिलाफ सड़क पर भी उतर चुके हैं। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सबसे मजबूत अधिकारियों में से एक परमाणु सुरक्षा प्रमुख की मौत हो गई। स्कूटर में हुए विस्फोट में उनकी जान चली गई। इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि यूक्रेन ने रूस के ऑफिसर को मरवा दिया है। इन्हीं के दम पर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ परमाणु बम के इस्तेमाल की धमकी दे रहे थे। पूरी खबर दिखाने वाले हैं विस्तार से आगे। तो चलिए जनहित की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। आज एक देश एक चुनाव की बहस कोविंद कमेटी से निकलकर देश की सर्वोच्च पंचायत में पहुंच गई। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने संसद में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 129वां संविधान संशोधन पेश किया। बिल पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष ने एक देश एक चुनाव को मौजूदा वक्त की जरूरत बताया तो विपक्ष ने इस कदम को असंवैधानिक और संघीय ढांचे पर हमला करार दिया है। नतीजा हुआ कि बिल अब जेपीसी को भेजा जाएगा। शुद्धि के अध्ययन दिन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। एक देश एक चुनाव विधेयक स्वीकार करने के समर्थन में 269 वोट पड़े और इसके विरोध में 198 सांसदों ने मत किया। लेकिन इस बिल को कानून की शक्ल देना सरकार के लिए फिलहाल टेढ़ी खीर नजर आ रही है। समझाएंगे कहां फंस रहा है नंबर गेम का पेंच। लेकिन पहले आज क्या कुछ हुआ वो देखिए। चुनाव के उद्देश्य से संवैधानिक संशोधन अधिक सुव्यवस्थित चुनाव। लोकसभा स्पीकर की अनुमति के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए 2 बिल लाने की जानकारी दी। पहला 129वां संविधान संशोधन विधेयक और दूसरा केंद्र शासित राज्य विधेयक 2024। इन दोनों बिलों को पास करवाकर सरकार एक देश एक चुनाव के अपने संकल्प को साकार करना चाहती है। सरकार की तरफ से बिल बहस के लिए लाया गया तो विपक्ष की तरफ से विरोध के सुर बुलंद हो गए। चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। समझ नहीं पा रहा हूं, अभी 2 दिन पहले संविधान को बचाने की, संविधान की गौरवशाली परंपराएं की कस्में खाने में कोई कमी नहीं रखी। 2 ही दिन के अंदर संविधान का जो हमारा संघीय ढांचा है उसको खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाए हैं। अदानी के मुद्दे पर विपक्ष भले ही 2 फाड़ हो लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पर एकजुट है। कांग्रेस, एसपी और डीएमके के बाद टीएमसी ने भी बिल के खिलाफ तल्ख तेवर दिखाए। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. ओवैसी से लेकर सुप्रिया सुले ने विपक्ष की बात को आगे बढ़ाया तो एनडीए की तरफ से किरेन रिजिजू और श्रीकांत शिंदे ने जवाबी पलटवार किए। बिल पर बहस गर्म थी, तभी गृह मंत्री अमित शाह ने बीच का रास्ता दिखाते हुए बिल जेपीसी को भेजने का सुझाव दिया।
जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने भी बिल को जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव पेश किया। मैं जेपीसी में भेजने का भी प्रस्ताव करता हूं, और अगर आपकी अनुमति हो कि वे दोनों आइटम आई इंट्रोड्यूस द बिल आल्सो। बिल स्वीकार करने के लिए लोकसभा स्पीकर ने वोटिंग कराई, जिसमें सरकार बहुमत पाने में कामयाब रही। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बिल स्वीकार करने के लिए सत्ता पक्ष ने बहुमत साबित कर दिया, लेकिन इस नंबर में सरकार की चुनौती भी अब सामने आ गई है। 129वें संविधान संशोधन विधेयक को पास करने के लिए सरकार को 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा में फिलहाल 542 सांसद हैं। 2/3 बहुमत के लिए 361 सांसदों का समर्थन होना चाहिए। एनडीए के पास 293 सांसदों का समर्थन है। छोटी पार्टियों के सांसदों की संख्या 16 ही है, जबकि सरकार को 68 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। इंडिया गठबंधन के पास 233 सांसद हैं, यानी इंडिया गठबंधन के समर्थन के बिना बिल को कानूनी शक्ल देना काफी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में सरकार की राह ज्यादा आसान है। राज्यसभा में अभी 231 सांसद हैं। 2/3 बहुमत के लिए 154 सांसदों का समर्थन चाहिए। एनडीए के पास 119 सांसद हैं। छोटी पार्टियों के सांसदों की संख्या 28 है, जबकि सरकार को 35 और सांसदों के समर्थन की जरूरत है। यानी कि इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में जो 84 सांसद हैं, उनमें से सिर्फ 7 सांसदों के समर्थन से यहां पर तो बात बन सकती है। आंकड़ों का नंबर इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और इसीलिए वो दावा कर रहा है कि जो वो चाहेगा वही होगा। हालांकि सरकार को पूरा भरोसा है कि जब जरूरत पड़ेगी तो नंबर का जुगाड़ भी कर लिया जाएगा। बोल रहा हूँ, आज पास हो जाती है। पास करने के लिए सरकार कोशिश करती थी, आज फेल हो जाती है। आज सरकार का 2/3 नहीं है इनसाइड हाउस में, और सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी था। कुछ नहीं होगा, जेपीसी में जाएगा, जेपीसी में रिपोर्ट बनाएगा, वापस आ जाएगा, और ये 29 तक कुछ नहीं होने वाला है इसमें। जी, मेजॉरिटी सिद्ध हो गई है, और जब अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, जब इस पर बहस होने के बाद जब ये बिल का रूप लेगा, तब संविधान संशोधन में जितनी आवश्यकता होती है वो पूरी हो जाएगी। सरकार ने बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा है। अब लोकसभा स्पीकर सभी पार्टियों से बात करके जेपीसी की घोषणा करेंगे। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको संभल के कितने रहस्य हैं और इन रहस्यों से देश अब तक अनजान क्यों था? ये सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं। आज मंगलवार का दिन है। संभल में शनिवार को जो मंदिर मिला, उस मंदिर में आज हनुमान जी की मंगला आरती की गई। सुबह से भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और इस भीड़ के साथ ही 46 साल पुराने वो जख्म भी ताजा हो गए, जिससे देश अब तक मानो पूरी तरह से अनजान था। मझीरा, डमरू और मृदंग की गूंज से संभल गुलजार है। कड़क ठंड के बावजूद सकरी गलियों में महिलाएं भजन कीर्तन में मंत्रमुग्ध हैं। मंगलवार की शाम हनुमान जी के लिए सुंदरकांड का पाठ किया गया। सुबह हो या शाम, भोलेनाथ और बजरंग बली के दर्शन के लिए दूर दूर से भक्तों की टोली संभल पहुंच रही है। और हो भी क्यों ना, 46 बसंत के लंबे इंतजार के बाद कार्तिकेय महादेव मंदिर आजाद हुआ है। भक्तों के लिए कपाट खुले हैं। इस शुभ मुहूर्त का साक्षी बनने के लिए हर श्रद्धालु बेताब है। हमें मंदिर खोल के पूजा चालू कराना है, इसके अतिरिक्त हमारा कोई विवाद नहीं है। काशी खंड में वर्णित है और इस जगह जो है पूजा होगा। श्रद्धा और आस्था के पर्व के केंद्र बने खब्बूसराय में इस माहौल की वजह है यहाँ का 48 साल पुराना इतिहास, जब लोगों को अपना घर और मंदिर छोड़कर जाना पड़ा था। करीब 5 दशक पुराने उन दंगों की वेदना लोगों की आंखों में देखी जा सकती है, जुबान से सुनी जा सकती है।
29 मार्च 1978 को दिन के 1 बजे मंजर शफी जो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, वो अपनी ज़िंदगी चमकाने के लिए संभल में आए और आकर उन्होंने रिक्शा पुलर्स के साथ तहसील पर SDM हया के नारे लगाए। उस समय कक्षा 10 में पढ़ रहा था और सीधा बाद उन्होंने तोड़फोड़ की और कोतवाली तक आते आते उन्होंने बाजार में आगजनी चालू कर दी। खग्गूसराय में अब दर्दनाक कहानियां और साक्ष्य के तौर पर कार्तिकेय मंदिर ही बचा है। प्रशासन की तरफ से अब इस मंदिर को पुराने स्वरूप में लौटाने की पहल शुरू हो गई है। 16 दिसंबर की रात को पुलिस प्रशासन ने इस मंदिर की पैमाइश की। जांच में मकान का कुछ हिस्सा अवैध पाया गया। दरअसल ये इमारत मंदिर से बिल्कुल सटकर बनाई गई है। स्थानीय हिंदुओं का दावा है कि पहले मंदिर के चारों ओर जगह थी, लेकिन अब नहीं है। हालांकि इस दावे में कितना सच है, इसकी जाँच की जा रही है। 2-2.5 फीट लगभग है जो बालकनी निकली हुई है, वही गलत है बस। बाकी सब सारे पेपर हमारे पास हैं ओरिजिनल, वो हमने प्रशासन को दिखा दीजिए और वो मान भी गए हैं। बोले जो अवैध है इसे गिरा दो, आप नहीं गिराओगे तो हम गिरा ना दो। हमने कह दिया हम अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से सब काम खुद करा दें। प्रशासन इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटा है ताकि अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके। इसके लिए हिंदूपुरा गांव के मैप का सहारा लिया जा रहा है। ये एक नक्शा है जो राजस्व विभाग का है, ये लेखपाल जी जो है लेकर के यहाँ पर आए हैं। तो ये जो तमाम गांव हैं और पुरे हैं, उन सब में मिलान किया जा रहा है। राजस्व विभाग की टीम जो है वो मिलान कर रही है। दरअसल शनिवार को बिजली चोरी का पता लगाने प्रशासन की टीम संभल शहर के खग्गूसराय मोहल्ले में पहुंची थी। मोहल्ला मुस्लिम बहुल है। पुलिस और प्रशासन ने सावधानी के साथ बिजली चोरी की जांच शुरू की तो जर्जर अवस्था में मौजूद मंदिर पर नजर पड़ी। फिर गेट खोले गए तो मंदिर में धूल में सनी साक्षात हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग विराजमान देखे, जिसने संभल के इतिहास के पन्नों को फिर पलट कर रख दिया। संभल में पहले खब्बूसराय मोहल्ले से महादेव का मंदिर मिला। अब सराय 3 इलाके में राधा कृष्ण मंदिर मिला है। ये मंदिर भी काफी समय से बंद था। 1982 में सैनी समाज के लोगों ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वो यहाँ दिवाली और होली के मौके पर पूजा करने आते रहते हैं। कार्तिकेय महादेव मंदिर खुलने के बाद यहाँ भी पूजा अर्चना की शुरुआत हो गई है। आगे बढ़ते हुए राज्यसभा लेकर चलते हैं, जहां पर संविधान पर 2 दिन चली चर्चा में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। अपने भाषण में अमित शाह ने कांग्रेस पर निजी हितों के लिए संविधान में बदलाव करने के आरोप लगाए। शाह ने कहा कि अपने 55 साल के कार्यकाल में कई मौकों पर तुष्टीकरण के लिए संविधान में संशोधन किए गए। संसद में संविधान पर 4 दिन पहले शुरू हुई चर्चा का आज राज्यसभा में समापन हो गया। इंदिरा जी और कांग्रेस पार्टी ने संविधान पर राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के तमाम सांसदों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान पर अपनी राय रखने के लिए खड़े होते ही विपक्ष की ओर से संविधान बदलने वाले आरोप पर बिना नाम लिए राहुल गांधी को घेर लिया। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। अमित शाह ने देश की आजादी के 75 साल में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकाल में हुए संविधान संशोधनों की संख्या बताते हुए कांग्रेस के दौर में हुए संविधान संशोधनों की नीयत पर सवाल उठा दिया। 16 साल हमने शासन किया, 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने परिवर्तन किए। ये परिवर्तन का टेस्ट कैसा था, किस प्रकार से किए गए? संवैधानिक प्रक्रिया से भी परिवर्तन होते हैं और संविधान को तोड़ मरोड़ कर फॉर्मेलिटी कर भी परिवर्तन कर सकते हैं। परिवर्तन करने का उद्देश्य क्या था? गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए राजीव गांधी सरकार में हुए संविधान संशोधन की याद दिलाई, जब शाह बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तब की सरकार ने संसद में पलट दिया था। ट्रिपल तलाक समाप्त करना चाहिए और शाह बानो को
मुआवजा देना चाहिए। दोनों जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग समय पर दिए थे, परंतु वोट बैंक की राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। वोट बैंक की राजनीति कर कर मुस्लिम बहनों के साथ इतने साल अन्याय करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। बैठिए। संविधान पर चर्चा में भाषण के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से लग रहे आरोपों पर कई बार कांग्रेस सांसदों ने आपत्ति जताते हुए जोरदार हंगामा किया। अर्ध सत्य नहीं बोलता हूं भाई, एक सेकंड। दोनों सदन में जब तक भाजपा का एक भी सदस्य है, धर्म के आधार पर आरक्षण हम नहीं होने देंगे। संसद में संविधान पर शुक्रवार को लोकसभा से चर्चा की शुरुआत हुई, जिसका अंत राज्यसभा में हुआ। पूरी चर्चा के दौरान कई बार नेहरू और इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुए बदलावों और इमरजेंसी का जिक्र आया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने एक दूसरे पर संविधान और उनकी मूल भावना में बदलाव करने के आरोप लगाए। वहीं संसद में प्रियंका की बैक पॉलिटिक्स भी जारी है। कल प्रियंका ने बैक के जरिए फिलिस्तीन के समर्थन का संदेश दिया, तो आज प्रियंका गांधी ने बांग्लादेश के नाम का बैग टांगकर हिंदुओं के लिए खास संदेश दिया। बीजेपी फिलिस्तीन के बैग के बहाने तुष्टीकरण का तीर चला रही थी। प्रियंका ने सियासी तौर पर जवाब देने की कोशिश की। अदानी का विरोध करने के लिए काले रंग का बैग, फिलिस्तीन की आजादी की मांग वाला बैग, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के समर्थन के लिए बैग कह लीजिए या फिर झोला, भारतीय राजनीति में इन दिनों ट्रेंडिंग में है। कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने झोलों को भी खबरों के केंद्र में ला दिया है। संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंची प्रियंका गांधी ने आज कंधे पर बांग्लादेश लिखा झोला लटका रखा था। कांग्रेस के बाकी सांसद भी इसी झोले के साथ संसद परिसर में नजर आए। इससे पहले 16 दिसंबर यानी सोमवार को बांग्लादेश की आजादी का दिन था, लेकिन प्रियंका सदन में फिलिस्तीन की आजादी की मांग वाला झोला लेकर पहुंची थी। तब उन पर सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए थे। आज यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने भी फिलिस्तीन वाले झोले का जिक्र किया। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। हालांकि आज जब वो फिलिस्तीन की डिमांड को बैलेंस करने के लिए बांग्लादेश वाला झोला लेकर संसद पहुंची, तब भी बीजेपी के नेताओं ने निशाना साधा। बताइए आपके अंदर आपकी मंशा क्या है? झोले बैग से नहीं होता ना भाई। ये पंचायत इतनी बड़ी बनी है देश की, यहाँ बैग लेके हम भी आए और चुपचाप रहे, को सिग्नल देके चले जाएं। सिग्नल वाला समय गया, अभी कथनी करनी है। सवाल ये है कि प्रियंका बैग वाली पॉलिटिक्स क्यों कर रही है? आज ये सवाल जब गिरिराज सिंह से पूछा गया तो उन्होंने तंज कसते हुए निशाना साधा। वो कुछ भी कर सकती हैं, उनको फिलिस्तीनी से प्रेम है, पाकिस्तानी से प्रेम है, बांग्लादेश से प्रेम है, उनको हिंदुस्तान से प्रेम नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की कहानी किसी से छिपी नहीं है। मंदिरों पर हमले थमे नहीं। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर देश भर से आवाज उठ रही है। प्रियंका ने भी सोमवार को बांग्लादेश का मुद्दा सदन में उठाया था। बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए। अब आज झोले को विरोध का बैनर बनाकर प्रियंका गांधी मैदान में उतरी है। इसका सियासी असर क्या होगा, ये देखने की बात होगी। लेकिन प्रियंका ने कल फिलिस्तीन का झोला टांगकर मुस्लिम समुदाय, तो आज बांग्लादेश का झोला टांगकर हिंदुओं और ईसाइयों का हमदर्द दिखने की कोशिश की है। संसद की तस्वीरें आपने देख ली, लेकर चलते हैं आपको महाराष्ट्र, जहां की राजनीति में अभी कई ट्विस्ट बाकी हैं। आज नागपुर में उद्धव ठाकरे की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई। सदन की कार्यवाही नागपुर में चल रही है। दोनों नेता उसी कार्यवाही के लिए नागपुर पहुंचे हुए थे। खास बात यह रही कि दोनों की मुलाकात की तस्वीरें चर्चा में हैं। जिस जगह दोनों नेता बैठे थे वहां पीछे पीएम की बड़ी सी तस्वीर लगी थी। इसके बड़े सारे सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उधर मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज एनसीपी के छगन भुजबल बागी मोड में आ गए हैं। उनके समर्थकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ना
नासिक पहुंचने पर समर्थकों ने छगन भुजबल का गर्मजोशी से स्वागत किया, समर्थन में नारे लगाए। मंत्री नहीं बनाए जाने से भुजबल के समर्थक नाराज हैं। जालना में ओबीसी समाज के बैनर तले भुजबल के समर्थकों ने अजित पवार के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि छगन भुजबल कोई नया रास्ता चुन सकते हैं। बताया जा रहा है कि नासिक में भुजबल ने अजित पवार पर निशाना साधते हुए समर्थकों के बीच कहा, तुम बोलो तो बैठूं, तुम बोलो तो खड़ा रहूं। छगन भुजबल ऐसा आदमी नहीं है, मैं कोई खिलौना नहीं हूं। मंत्री पदाचा नाही प्रश्न ज्या प्रकारे अवहेलना करण्यात आली त्याचा आहे आणि त्याच्या संदर्भात मी उद्या तुम्हाला आणखीन काही सांगण्याची चर्चा करेन। 77 साल के छगन भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम है। ओबीसी समाज में अच्छी पकड़ मानी जाती है। इस बार नासिक जिले की येवला से विधायक बने हैं। 2 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। दर्जन भर से ज्यादा मंत्रालय संभाल चुके हैं। 1986 में विधायक, 1991 में पहली बार मंत्री बने थे। छगन भुजबल 60 के दशक में राजनीति में आए। शिवसेना से उन्होंने करियर की शुरुआत की। शिवसेना के शुरुआती विधायकों में से एक थे। उसके बाद कांग्रेस और फिर शरद पवार ने अलग एनसीपी बनाई तो उनके साथ चले गए। पिछले साल शरद पवार से अलग होकर अजित पवार ने एनसीपी पार्टी बनाई तो उस पार्टी के बाद सरकार में आने पर छगन भुजबल मंत्री बने, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। बताया जा रहा है कि उम्र की वजह से छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो अजित पवार ने भुजबल को राज्यसभा जाने का ऑफर दिया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। अब आगे वो राज्यसभा जाएंगे, राज्यपाल बनेंगे या फिर नाराज रहेंगे, ये देखने वाली बात होगी। वैसे विरोधियों ने सहानुभूति जताना शुरू कर दिया है। सरकार चलाने दे, उनको पता चलेगा। मेरे बारे में जो कुछ कहा करते थे, अब वो इनके बारे में क्या कह रहे हैं सबके सामने आपके माध्यम से आ रहा है, तो आने दो। भुजबल जी, जैसे मैंने कहा कि इस विषय पर तो संपर्क में नहीं है, लेकिन वो मेरे संपर्क में हमेशा रहते हैं। वैसे चर्चा इस बात की है कि मराठा नेता मनोज जरांगे के खिलाफ बोलने की वजह से भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। भुजबल विधानसभा का सत्र छोड़कर अपने क्षेत्र में गए हैं। बताया जा रहा है कि सिर्फ भुजबल ही नहीं बल्कि एनसीपी और शिवसेना के आधा दर्जन से ज्यादा विधायक नाराज हैं। भुजबल साहब तो हमसे ज्यादा सीनियर है, उनके बारे में वो प्रतिक्रिया देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मंत्री रहे नहीं रहे, काम करना है हमको। आज तक मैं किसी से बात ही नहीं किया मंत्री पद के लिए, तो मैं क्यों बात करूं। शिवसेना और एनसीपी के जो भी नेता मंत्री बने हैं उनसे पार्टी ने शपथ ली है कि 2.5 साल बाद वो मंत्री पद छोड़ देंगे, नए चेहरों को मौका देंगे। 15 दिसंबर को 39 मंत्रियों ने शपथ ली थी। अब तक मंत्रालयों का बंटवारा नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में नई सरकार और मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एक बार फिर पेन ड्राइव वाला जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। शिंदे के शिवसेना के विधायकों और नेताओं ने उद्धव ठाकरे पर अपने नेता को फंसाने की साजिश का आरोप लगाते हुए विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। तस्वीरें नागपुर के विधानसभा भवन की है। प्रदर्शन करने वाले शिंदे की शिवसेना के विधायक हैं, जो शिवसेना के दूसरी धड़े के मुखिया उद्धव ठाकरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सबकी नजरें टिकी थी इन पेन ड्राइव पर, जिसे दिखाते हुए शिंदे के विधायक उद्धव के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे थे। शिंदे की शिवसेना का आरोप है कि उद्धव ठाकरे ने 2019 में एकनाथ शिंदे के खिलाफ जो साजिश रची थी, उसी साजिश के सबूत इस पेन ड्राइव में होने का दावा किया है। हालांकि इस पेन ड्राइव में कोई स्टिंग ऑपरेशन है या साजिश के सबूत, ये किसी को पता नहीं। वैसे शिंदे के सिपाही कह रहे हैं कि पेन ड्राइव में जो भी है वो बहुत जल्द सामने आने वाला है। जब माननीय शिंदे जी नगर विकास मंत्री थे 2019 में, तो उनको कुछ फंसाने की कोशिश उस वक्त के शिवसेना के कुछ नेताओं से हुई और उसके कुछ प्रूफ्स उस पेन ड्राइव में है। ये स्टिंग ऑपरेशन कहा जा सकता है उद्धव ठाकरे का? हो सकता है। अब हमारे जो नेता है विधानसभा के, वो आपको इस पर ज़्यादा आपको उजागर करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट में इसी मामले को लेकर दायर एक याचिका में कहा गया कि उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली एनडीए सरकार में फडणवीस और शिंदे के खिलाफ साजिश रची गई। शिंदे को शहरी भूमि सीलिंग घोटाले में फंसाने की कोशिश हुई।
जिसमें पूर्व डीजीपी संजय पांडे की अहम भूमिका थी। पेन ड्राइव में उसी साजिश को उजागर करने वाला स्टिंग है। शिंदे के खिलाफ कथित साजिश का जिक्र तत्कालीन पुलिस आयुक्त पटेल ने एक स्टिंग ऑपरेशन में किया था। उसके खिलाफ संजय पुनिया ने 2024 में शिकायत दर्ज की थी। दायर शिकायत में संजय पांडे, पटेल, मनोहर पाटिल समेत अनेक व्यापारियों ने साजिश रचने का यहाँ पे दावा किया गया था। लेकिन शिवसेना शिंदे की तरफ से पेन ड्राइव वाली साजिश को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर उद्धव गुट का कुछ और कहना है। 2.5 साल में मुख्यमंत्री पद इनके पास था, तो पेन ड्राइव लेके पायरी के बैठने की क्या जरूरत है? तुम वहाँ जाहिर करना चाहिए था ना, दूध का दूध पानी का पानी होता। अब 2.5 साल चला गया, सीएम पद चला गया, अब तुम पायरी जीने पर विधानसभा के जीने के ऊपर बैठ के बताएंगे कि ये पेन ड्राइव हमारे पास है, इसमें सब साजिश है। ये सब झूठी बातें हैं, महाराष्ट्र जनता समझती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी 2 साल पहले 2022 में ऐसे ही आरोप लगाए थे कि महाविकास आघाड़ी की सरकार के दौरान उद्धव ने बीजेपी के नेताओं को फर्जी मामले में फंसाने का षड्यंत्र रचा था। राजनीतिक खबरों से आगे बढ़ेंगे। रात के 9:30 बज चुके हैं। रुख करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए आज का दिन बेहद खराब रहा। जिन न्यूक्लियर हथियारों की धमकी देकर पुतिन यूक्रेन को काबू में रखते थे, उन्हें संभालने वाले अफसर को यूक्रेन ने मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन के घर से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर उस अधिकारी को बम से उड़ा दिया गया। मॉस्को में हल्की बर्फ पड़ रही थी, सब कुछ सामान्य था। तभी रूस की न्यूक्लियर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी निभाने वाले अफसर इगोर किरिलोव एक अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं। किसी खतरे से अनजान वो सड़क पर चलते जा रहे थे, लेकिन उनकी मौत एक स्कूटर में रखे बम के तौर पर उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो स्कूटर के पास पहुंचे, बम फटा और उनके चीथड़े उड़ गए। हमले में किरिलोव के साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया। जिस बम से हमला हुआ उसे दूर से ऑपरेट किया जा रहा था। उसके अंदर 300 ग्राम विस्फोटक भरे थे। बताया गया कि यह हमला मॉस्को के जिस इलाके में हुआ वो पुतिन के ऑफिस और घर से सिर्फ 7 किलोमीटर की दूरी पर था। जिस अफसर को मारा गया वो पुतिन के खास तो थे ही, साथ ही वो रूस के न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल प्रोटेक्शन फोर्स के मुखिया भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि यूक्रेन ने इगोर किरिलोव की हत्या की जिम्मेदारी ली है। एक दिन पहले ही इसी अवसर पर यूक्रेन ने प्रतिबंधित केमिकल हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लगाया था। किरिलोव पर आरोप था कि उन्होंने जंग में यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए प्रतिबंधित केमिकल हथियारों का ऑर्डर दिया है। कहा जा रहा है इसलिए यूक्रेन ने उन्हें मरवा दिया। न्यूक्लियर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले अफसर पर हमला पुतिन के आत्मविश्वास पर बड़ी चोट करेगा, क्योंकि पुतिन तो पहले भी कई बार अपने दुश्मनों को न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दे चुके हैं। वो न्यूक्लियर शक्ति को आने वाले दौर की सबसे बड़ी जरूरत मानते हैं। आज परमाणु सैन्य क्षमता हमारे राज्य और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सबसे जरूरी गारंटी बना हुआ है। ये दुनिया में रणनीतिक समानता और शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक उपकरण है। यह हमला पुतिन के लिए मौजूदा समय का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। पुतिन के ही देश में उनके घर के पास उन्हीं के अफसर को मरवा दिया गया। अब दुनिया पुतिन के बदले का इंतजार कर रही है। और अब बात करेंगे जस्टिन ट्रूडो की। बीते दिनों जैसी उनकी हरकतें रही, उससे भारत के लोग ट्रूडो से बिल्कुल खुश नहीं। जिन खालिस्तानियों को खुश करने के लिए वो अलग अलग हथकंडे अपना रहे थे, उन्हें सपोर्ट करने वाली पार्टी भी उनसे मुंह मोड़ रही है। बेचारे ट्रूडो, सोचा था कि अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे देशों पर अनाप शनाप आरोप लगाएंगे तो उनकी छवि ठीक हो जाएगी, लेकिन अब वो घर के रहे न घाट के। ट्रूडो को 2 बड़े झटके लगे। पहला, उनके वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने इस्तीफा दे दिया। दूसरा, उन्हें सपोर्ट करने वाली खालिस्तान समर्थक पार्टी के मुखिया ने उन्हें पद छोड़ने को कह दिया है। और करेले पर अमेरिका ने पहले ही नींव चढ़ा रखा है। ट्रंप के बयानों से भी लगता है कि जैसे वो कनाडा से कुछ ज्यादा खुश नहीं। फॉक्स न्यूज के हवाले से बताया गया था कि 29 नवंबर को ट्रंप और ट्रूडो साथ में डिनर कर रहे थे।
उस वक्त ट्रंप कनाडा में उनसे सामान लेने पर 25% एक्स्ट्रा टैक्स वसूलने की धमकी दी, जिस पर ट्रूडो ने असमर्थता जताई। तब ट्रंप ने कहा कि अगर कनाडा टैरिफ नहीं दे पाएगा तो उसे अमेरिका का 91वां राज्य बना देंगे और ट्रूडो को उसका गवर्नर। मजाक के लहजे में दी गई ये धमकी सीरियस थी। इसके बाद से ही ट्रूडो के पैरों तले जमीन खिसकी हुई है। ऊपर से ट्रंप के जिगरी यार मस्क पहले ही एक्सपर्ट ट्रूडो की हार की भविष्यवाणी कर चुके हैं। कनाडा के वित्त मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने जब इस्तीफा दिया तो ट्रंप की धमकी का जिक्र किया। वो कहती हैं, आने वाली अमेरिकी सरकार 25% टैरिफ की धमकी दे रही है, हमें इसे सीरियसली लेने की जरूरत है। बताया गया कि जब इन्होंने अमेरिकी धमकी पर ट्रूडो के एक्शन प्लान की आलोचना की तो उन्होंने उनसे इस्तीफा मांग लिया। लेकिन विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाले ट्रूडो के लिए इससे बड़ा झटका उनकी सहयोगी पार्टी एनडीपी के मुखिया जगमीत सिंह ने दी। जगमीत के पास खालिस्तानी सपोर्टर्स का वोट बैंक है, जिसे साधने के लिए ट्रूडो भी उनका गुणगान करते थे, लेकिन पेट की लड़ाई कट्टरवाद से जीत रही है। ट्रंप की धमकियों के बाद अब जगमीत भी ट्रूडो से इस्तीफा मांग रहे हैं। Today I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. Right now Canadians are struggling with the cost of living. I hear it everywhere I go. People cannot find a home that they can afford. They can't buy their groceries. And on top of that, we have Trump threatening tariffs at 25%, which put hundreds and thousands of Canadian jobs at risk. कनाडा में अगले साल अक्टूबर में चुनाव है। अब उससे पहले ये धारणा बन रही है कि अगर ट्रूडो को नहीं हटाया गया तो वो अपनी बेतुकी विदेश नीति से कनाडा का बेड़ा गर्क कर देंगे। और अब जनहित में उन 11 भारतीयों की बात करेंगे जो काम की तलाश में जॉर्जिया गए, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। एक रेस्टोरेंट में जहरीली गैस के रिसाव से उन लोगों की जान चली गई। किसी का बच्चा घर से बाहर हो और फोन आए कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, ऐसी बातें सोचने पर भी लोग डर जाते हैं। पर इस परिवार के साथ तो ये हुआ है। मोगा के इस परिवार के साथ पंजाब के कई परिवार हैं जो आज मातम मना रहे हैं, क्योंकि उनके घर के लड़कों की दूर देश जॉर्जिया में मौत हो गई। जॉर्जिया में आए बर्फीले तूफान के दौरान एक माउंटेन रेस्टोरेंट में काम करने वाले 11 भारतीयों ने जान गंवाई है। तूफान के दौरान उनके रेस्टोरेंट की बिजली चली गई, तभी कर्मचारियों के कमरे में बिजली के लिए जनरेटर चलाया गया। इसी दौरान वहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव हुआ, फिर दम घुटने से 11 लोगों की मौत हो गई। अब मौत के बाद जहां 24 साल के गगनदीप के परिवार ने जवानी में ही अपने घर के चिराग को खो दिया, तो जालंधर के रविंद्र के बच्चे भी अनाथ हो गए। वो अपने पापा को सिर्फ वीडियो कॉल पर ही देख पाते थे, लेकिन अब उनके पापा का कॉल कभी नहीं आएगा। जनहित में अब आपको मध्य प्रदेश लेकर चलते हैं, जहां भोपाल में आज एक और सरकार का विरोध करने के लिए कांग्रेस के विधायकों ने कटोरा थाम लिया, तो वहीं इंदौर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए नए साल से भीख देने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में सरकार का विरोध करने के लिए भोपाल में कांग्रेस के विधायक सांकेतिक तौर पर कटोरा लेकर भीख मांगते दिखे, तो दूसरी तस्वीर इंदौर की है, जहां शहर को भिखारी मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है। दोनों तस्वीरों का कोई मेल नहीं है, लेकिन दोनों के अपने अपने मायने हैं। देश के 10 बड़े शहरों को पिछले कुछ समय से भिखारियों से मुक्त कराने की योजना पर काम चल रहा है। इंदौर उनमें से एक है। पिछले हफ्ते प्रशासन की टीम जब भिखारियों की जांच कर रही थी तो एक के पास से 75,000 रुपए मिले। पूछने पर पता चला कि हफ्ते भर की कमाई है। अब 1 जनवरी से अगर कोई भीख देते हुए इंदौर में दिख गया तो उस पर जुर्माना लगेगा। फिलहाल भिखारियों की धरपकड़ हो रही है और उन्हें शेल्टर होम भेजा जा रहा है। भिक्षावृत्ति करने वाले लोग हैं उनको समझाइश के रूप में लिया था, और द्वितीय चरण में अब हम जो भी भिक्षावृत्ति करते मिल रहा है उनको उज्जैन के सेवा धाम में पुनर्वासित करने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी तक हम लोग 300 से अधिक लोगों को सेवा धाम में निर्वासित कर चुके हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर सरकार ने भिखारियों की जो रिपोर्ट बनाई, उसके मुताबिक देश भर में 4,13,000 भिखारी हैं। सबसे ज्यादा 81,000 भिखारी पश्चिम बंगाल में हैं। मध्य प्रदेश में भिखारियों की संख्या 28,695 है। इंदौर देश का सबसे साफ और सुंदर शहर है। उसे और सुंदर बनाने के लिए भिखारी फ्री वाली मुहिम चल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।